अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद। प्रोग्राम है शुगर नो प्रॉब्लम मैनेज विद डॉक्टर नवीद शहज़ाद। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर नवीद शहज़ाद। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, आपके साथ मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे हमने प्रोग्राम किए, बहुत ही पॉपुलर हुए, बहुत अच्छा फ़ीडबैक आया। मगर आज हमने सोचा कि कुछ ऐसे सवालात हैं जो तशनाकाम हैं, जिनके जवाबात लोग आपसे चाहते हैं, तो हम प्रोग्राम में वो सवालात शामिल कर रहे हैं। Q&A सेशन आज के लिए हम कर रहे हैं। डॉक्टर नवीद शहज़ाद, पहला सवाल जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि मेरे पाँव सो जाते हैं, उनमें हिस्स बहुत कम है, माई फीट आर नम, उसकी वजह क्या है और हल क्या है? अच्छा, हमने जो लास्ट प्रोग्राम किया था डायबिटिक फूट, और उससे पहले हमने किया था पेरिफेरल न्यूरोपैथी के ऊपर, हमने 2 प्रोग्राम किए थे। उसमें हमने बताया था कि जो पाँव का सुन्नपन होना है वो इस चीज़ की निशानदेही करता है कि आपकी जो ज़ियाबतीस है वो आपकी नसों को असर कर रही है। जब वो नसों को असर करेगी तो आपको पाँव में जो है वो कोई भी चीज़ महसूस नहीं होगी। उसके शुरू में अलामात ऐसी होती हैं कि मरीज़ को पहले कीड़ियाँ चलना शुरू होती हैं, जिसे हम बर्निंग कह सकते हैं। बर्निंग हो सकती है, फिर सुन्नपन हो जाता है पाँव के अंदर, तो इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और इसका हल ये है कि सबसे पहले तो शुगर को कंट्रोल किया जाए, सबसे जो अहम हल है। दूसरा ये कि इसके लिए मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हैं जो कि हम दे सकते हैं। वो दवाइयों के अंदर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो इन नसों के जो क्या कहते हैं उसके ऊपर असर करेंगी, और वो जाके जो है वो आपको हेल्प आउट करेंगी कि ये जो सुन्नपन हो रहा है उसको कम करें। ठीक है, लेकिन जो सबसे अहम इलाज है इसमें, जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसकी वजह से पाँव सुन्न होते हैं, बेहिस हो जाते हैं, वो शुगर का इलाज है। उन दवाइयों में हम मुख्तलिफ हैं, हमारे यहाँ लोग देते हैं, प्री गैबलिन्स हैं वो दे सकते हैं हम, ठीक है, ट्रिप्टनॉल है, एमिट्रिप्टलिन वगैरह देते हैं हम, कुछ एंटी कन्वल्सेंट है वो भी लोग दे देते हैं पेन को रिलीव करने के लिए। फिर लोकल अगर मतलब ऊपर लगाने के लिए हम हमारे पास मुख्तलिफ क्रीम्स हैं वो दे सकते हैं हम। फिर आप पाँव की हिफाजत करें, पाँव के अंदर कोई चीज़ चुभने ना दें, ठीक है, ताकि ज़ख्म ना हो और उससे पाँव ख़राब ना हो। डॉक्टर साहब, शुगर आपने कहा ठीक रखें, खून में चर्बी जो बड़ी होती है उससे भी कोई मसला होता है या नहीं? और खून का जो फ़्लो है, जो दौरानिया है, उससे भी कोई होता है अच्छा, प्रॉब्लम? उसमें जो है यूजली तौर पे आम तौर पे अगर खून के दौरानिए का इफेक्ट हो, तो हमने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी, उसमें ये होता है कि दर्द होती है। जब पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ होती है तो उसमें दर्द ज़्यादा होती है मरीज़ को। उसके साथ ये सिस्टम हो सकता है कि मरीज़ को बेहिस्सी भी हो पाँव में, ठीक है, सुन्नपन भी होना शुरू हो जाए और कीड़ियाँ भी चलनी शुरू हो, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारी अगर शरेयानें अफेक्ट होती हैं शुगर की वजह से, उसमें मुतासर होती हैं, तो उसमें ज़्यादातर मरीज़ को दर्द ज़्यादा होती है और उसमें पाँव शल हो जाते हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज के अंदर क्लॉडिकेशन कहते हैं, कि मरीज़ को पाँव बार बार झटकना पड़ते हैं। ठीक है, उसमें जो है जिल्द के ऊपर भी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। आम तौर पे जो है बीमारी किस नौइयत की है ये जो है वो हमें उसके हिसाब से तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन उसके अंदर जो शरेयानों में जो चर्बी जमती है या शरेयानें शुगर की वजह से ख़राब होती हैं, तो उसमें आम तौर पे मरीज़ को पेन होती है, दर्द होता है। ठीक होगी डॉक्टर साहब। ये था पहला सवाल जो आपने पाँव के सुन्नपन या नमनेस इसके मुतालिक, और इलाज भी आपने बताया। एक और सवाल है डॉक्टर साहब, और वो ये सवाल है कि एक मरीज़ हैं जिनकी रात के वक्त शुगर लो हो जाती है, मगर सुबह जब उठते हैं तो शुगर हाई हुई होती है, ये क्या मसला है? ये बड़ा एक अहम सवाल भी है, और ये इसके अंदर 3-4 चीज़ें छुपी हुई हैं इस सवाल के अंदर, क्योंकि शुगर के मरीज़ों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं जिनकी वजह से ये इफ़ेक्ट हो भी सकता है। सबसे पहले कि मरीज़ की जो आम तौर पे इसमें 3 चीज़ें हैं जो कि ये चीज़ों को कर सकती हैं। एक को हमारी लैंग्वेज में कहते हैं डॉन फिनोमेना, ठीक है, सुबह जब उठता है मरीज़ तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी शुगर ज़्यादा हाई होती है। एक वो फिनोमेना है जिसमें वो कह सकते हैं कि पहले मरीज़ की शुगर कम हुई, जब सुबह उठा तो शुगर ज़्यादा होगी, जिसके बारे में मरीज़ ने हमें जो है वो बताया कि रात को जब मेरी शुगर अक्सर लो होती है, जब मैं सुबह उठता हूँ या उठती हूँ तो शुगर ज़्यादा हो जाती है, इसके कहते हैं स्मोगी इफ़ेक्ट। ठीक है, तीसरा जो होता है कि मरीज़ अगर इनअप्रोप्रिएट ले रहा है, मतलब इंसुलिन किसी टाइम लगा रहा है और खाना प्रॉपर नहीं ले रहा, तो उसकी वजह से भी जो हो सकता है। अब इन तीनों जो अवामिल है जो कि शुगर रात को लो करते हैं, उसके लिए हमें चाहिए कि एक तो मरीज़ रात को अपनी शुगर चेक करे, मतलब सोने से पहले? एक सोने से पहले करे, एक दरमियान में मिडनाइट करे जैसे 3 AM या 5 AM के ऊपर, और फिर एक सुबह उठते साथ करे, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि दोनों मुश्किल काम है। मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि डॉन फिनोमेना और स्मोगी इफ़ेक्ट, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। ठीक है, डॉन फिनोमेना ये होता है कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे जिस्म में क्योंकि जो है वो इंसुलिन नहीं होती, कम होती है,
या बिल्कुल ख़त्म हो गई होती है मरीज़ों के अंदर, उसमें ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन रिलीज़ होते हैं, यानी कि हमारी जो फ़्लाइट और फाइट, यानी कि जो हम जब गुस्से में आते हैं तो पसीना आता है, तो इसी तरह जो है एपिनेफ्रीन या जो ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जैसे ग्लूकागॉन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, जो कि हमारी अफजाइश के लिए या हमारी जो है क्या कहते हैं डिफरेंट जिस्म के हिस्सों के लिए ज़रूरी होते हैं। जब वो सुबह के वक्त ज़्यादा होते हैं तो अब उसको काउंटरएक्ट करती है इंसुलिन, ठीक है, एक चीज़ बढ़ा रही है इंसुलिन, उसको शुगर को कम करती है। अब इंसुलिन है नहीं तो वो क्या करेंगे, वो हार्मोन्स जो हैं जिसमें शुगर को बढ़ा देंगे। ये डॉन फिनोमेना होता है। ये डॉन तो डॉक्टर साहब ये कहते हैं सुबह सुबह उठते सूरज जो निकलता है डॉन, तो आप ये फरमा रहे हैं कि कई दफ़ा कोई इस किस्म की इंसुलिन मरीज़ लगा रहा है रात को, जिसकी मार जो है, जैसे मिसाइल नहीं होते दूर मार करने वाले मिसाइल और करीब मार करने वाले मिसाइल, तो कोई ऐसी इंसुलिन लगा रहा है जो पहले ही बेचारी जो है ना, को 5 बजे 4 बजे ठुस हो जाती है, और फिर उसके बाद जब वो जागता है तो उतनी देर में वो आउट हो चुकी होती है, इंसुलिन के असर से आउट हो चुकी होती है। मुक गए ने चरखे दे गेड़े, मुकी ना जुदाई यार दी, यानी समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल इस तो तरह वो पहले इंसुलिन, तो इंसुलिन बदलने की जरूरत इसमें ये होता है कि मरीज़ एक तो अव्वल कोशिश करे कि वो अपने इंसुलिन को डिनर से चेंज करके बेड टाइम पे ले जाए, ठीक है, एक तो ये हो सकता है ताकि वो सुबह तक असर रहे। दूसरा ये कि रात के वक्त वो कार्बोहाइड्रेट डाइट्स ना ले, ठीक है, रात को मतलब लोग मीठा खा लेते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि दरमियान में जब इंसुलिन ख़त्म हुई, शुगर नीचे हुई, अब बाकी जिसम में इंसुलिन तो रही नहीं, उसने जितना मीठा था उसको यूटिलाइज़ कर लिया, जब सुबह उठते हैं तो वो ज़्यादा हुई होती है। ये तो आपने बता ठीक दिया। है, फिर एक और टाइप जो है, और कुछ आप फरमा रहे थे। हाँ, उसमें ये होता है कि मरीज़ को चाहिए कि अपनी या तो रात को जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं, जैसे सल्फोनाइल यूरिएज हैं, जो कि ग्लीमीपेराइड हमारे यहाँ, डायनेल और इस तरह की जो गैट्रल दवाइयाँ हैं, वो भी रात को अवॉइड करें, अच्छा, ठीक है, ताकि जो है अगर कोई इंसुलिन लेते हैं तो वो बेड टाइम के ऊपर लें, ताकि एक सस्टेन्ड इफेक्ट आए उसका। या ऐसी इंसुलिन लें जो कि हमारे यहाँ लंबी देर के लिए काम करती है, कि वो 12 से 14 घंटे जिसम में काम करे, और वो जो है वो ये ना हो कि इंसुलिन का लेवल ख़त्म हो और मरीज़ पहले हाइपो में जाए 4-5 बजे, वो कहे शुगर कम है, फिर जब सुबह उठे तो वो शुगर 400। तो इस चीज़ को अवॉइड करें। जो स्मोगी इफेक्ट है उसमें हमारे पास एक्चुअली होता ये है कि जो डॉन फिनोमेना है, ये तो नेचुरल काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रहे हैं। और डाउन फिनोमेना जो होता है वो टाइप 1 की डायबिटीज़ में ज़्यादा होता है, जिन लोगों को पहली तरह की डायबिटीज़ होती है उनमें ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर। जो स्मोगी इफेक्ट है उसमें ये होता है कि मरीज़ को हाइपोग्लाइसीमिया होता है। फ़र्ज़ करें कि अगर मरीज़ ने सुबह 10 बजे इंसुलिन लगाई है, ठीक है, कोई भी इंसुलिन लगाई है, और उसका असर रात को 8 बजे तक था, ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने डिनर 7 बजे ले लिया, और जो है इंसुलिन उससे पहले जो है वो 6:30 बजे लगा ली। अब पहली वाली इंसुलिन भी चल रही है, दूसरी वाली इंसुलिन भी वो प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, 4-5 बजे जाके मरीज़ की शुगर कम हो जाएगी। जब 4-5 बजे कम होगी तो उसके बाद क्या होगा, बॉडी रिएक्ट करेगी। बॉडी रिएक्ट करेगी तो वो क्या करेगी, शुगर को ऊपर बढ़ा देगी। वो क्या गोदाम में से आएगी, यानी कि जिगर में से आएगी? हाँ, जिगर में से, मेन जो इफेक्ट है उसमें से जिगर में से आती है। ठीक है, ये स्मोगी हो गया। ये स्मोगी। बाकी ये कि अगर मरीज़ का मिसमैच है, यानी कि अगर मरीज़ जो है वो मीठा ज़्यादा लेता है और भर के शॉर्ट एक्टिंग, मतलब जो थोड़ी देर के लिए इंसुलिन होती है, वो 4 या 6 घंटे वाली इंसुलिन है, वो उसने 20 यूनिट लगा ली है ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा लगा लिए। उससे ये होता है कि जो सारा जो मीठा है वो जो उसका असर है वो 6 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। जब 6 घंटे में ख़त्म हो जाए और वो सारी चीज़ें, तो वो क्या होगा, बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी कि अब तो इंसुलिन लेवल लो हो रहा है, तो वो हार्मोन रिलीज़ करेगी। या फिर मरीज़ जो है वो अक्सर मीठा खा लेते हैं उठ को रात को, तो सुबह के वक्त शुगर ज़्यादा होगी। तो इन तीनों चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और ये तीनों चीज़ें ठीक हो जाती हैं। सिर्फ ये है कि मॉनिटरिंग मुश्किल है। मतलब रात को उठ के मिडनाइट जो है आप 3 बजे या 5 बजे शुगर चेक करते हैं, लेकिन आपको ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट फ़र्क हो जाती है। क्योंकि जो डॉन फिनोमेना है उसमें हम मरीज़ को जो है वो कहेंगे कि आप बेड टाइम पे अपनी इंसुलिन लें। जो स्मोगी इफेक्ट है उसमें फिर हम डोज को एडजस्ट करेंगे, दवाई को भी एडजस्ट करेंगे। करनी दोनों में पड़ती है, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि डॉन फिनोमेना ज़्यादातर आमतौर पर टाइप 1 डायबिटिक्स में होता है। एक्सेलेंट डॉक्टर साहब, आपने पूरी बात समझा दी। मगर ये रात को जो शुगर लो होती है, ये लोगों के लिए, जिनकी लो होती है उनके लिए बड़ी तकलीफ होती है, मुश्किल मरहला होता है, ख़ास तौर पे अगर थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो, बड़े लोगों में हो, फिर बुलाना मुश्किल हो जाता है। उससे ही मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों के चांसेस होते हैं। राइट डॉक्टर साहब, प्री डायबिटिक्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी अभी पक्का नहीं पता चला कि डायबिटीज़ है। कोई ऐसी रेंज है ब्लड शुगर की या HbA1c की जिसमें पक्का ढक्का ये नहीं कह सकते कि ये डायबिटिक है, तो इनको हम कहते हैं प्री डायबिटिक। ये जो प्री डायबिटिक ग्रुप है,
इसमें क्या पेचीदगियाँ जिस्म में कोई शुरू हो जाती हैं, 1 नंबर 2 क्या वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है? देखिए, जब प्री डायबिटीज़ के अंदर हमने एक प्रोग्राम में बात की थी कि उससे भी न्यूरोपैथी होती है, ठीक है। उसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि मरीज़ को फुल डेवलप अगर डायबिटीज़ हो जाए, मतलब पूरी तरह से शुगर हो या उसकी वैल्यूज़ शुगर्स के अंदर आ रही हो, तो उसी को हम जो है वो कह सकते हैं कि इसको ही सिर्फ न्यूरोपैथी होगी। अब प्री डायबिटीज़ के अंदर बाद का मरीज़ों को पाँव का सुन्नपन भी होना हो सकता है। दूसरा ये कि प्री डायबिटीज़ जब डायबिटीज़ की तरफ जा रही होती है, जिसे हम ओवर डायबिटीज़ कहते हैं, मतलब खुलेआम शुगर होना, उसमें भी मरीज़ का वज़न यकदम से गिरता है। या वो फिर ये होता है कि क्योंकि HbA1c तो हमें 3 to 6 मंथ का रफली आइडिया देता है। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं अगर HbA1c कराएं तो वो 5.8 5.7 आता है, लेकिन उनकी जो पोस्ट पेरेंडियल है, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर है, वो हायर साइड पे होती है, लेकिन उसको मॉनिटर नहीं कर रहे होते। तो इसका ये मतलब होता है कि वो प्री डायबिटीज़ से ओवर डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, या फिर कोई और मसला जिस्म के अंदर चल रहा है, उसको भी ढूंढने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक शॉर्ट सा क्वेश्चन और है कि लोगों के पाँव जो है सूज जाते हैं, इसकी वजह क्या है और हल क्या है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पाँव हमारे सूजते हैं या जो है पाँव का एक अंगूठा सूज जाता है। तो जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनके अंदर गुर्दे इफेक्ट होते हैं। जब गुर्दे इफेक्ट होते हैं, जिस्म में से प्रोटीन निकलना शुरू होती है। जब वो प्रोटीन निकलना शुरू होती है तो प्रोटीन ये करती है कि जिस्म के अंदर पानी को होल्ड करके रखती है। जब वो प्रोटीन निकलती जाएगी तो हमारी जो बॉडी की टिश्यूज़ हैं उनके अंदर पानी इकट्ठा होता है, और जब वो पानी इकट्ठा होगा तो उसकी वजह से पाँव के ऊपर स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। बाद लोगों को क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर मरीज़ों को साथ में यूरिक एसिड का भी मसला होता है, तो उसमें भी एक आधा पाँव जो है वो शुरू में सूज सकता है, ठीक है। उसके ऊपर सुर्खी आ सकती है, पाँव का अंगूठा दर्द कर सकता है, पाँव के अंदर कीड़ियाँ चल सकती हैं, मतलब मरीज़ों को महसूस होता है जैसे पाँव रात को जलते हैं। मरीज़ आ कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसा लगता है जैसे आग पाँव से निकल रही है, तो उसमें यूरिक एसिड भी चेक करने की ज़रूरत है। फिर अगर मरीज़ को पाँव में स्वेलिंग हो रही है तो फिर उसके लिए उसको गुर्दों के टेस्ट कराना ज़रूरी है। हम यूरिन फॉर माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिन में देखेंगे कि कितनी एल्ब्यूमिन जा रही है, प्रोटीन जा रही है। फिर गुर्दों का जो है वो अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी है, गुर्दे मतलब कितना साइज़ तो नहीं छोटा हो रहा, बड़ा तो नहीं हो रहा। और फिर ख़ास तौर पे जो इसमें अहम है वो ये है कि जब मरीज़ को इस तरह की अलामात आनी शुरू हो जाएँ तो हमें चाहिए कि हम नेफ्रोलॉजिस्ट को, जो गुर्दों के स्पेशलिस्ट हैं, उसको हम उसको इन्वॉल्व करें ताकि मरीज़ से गुर्दे बचाए जा सकें। डॉक्टर साहब, अगर कोई ड्राइवर है या उसका ट्रैवलिंग बहुत है, पाँव लटकाए हुए गाड़ी में है, ट्रक में है, जिसमें भी बस में सफ़र कर रहा है, या वो बहुत देर तक उनकी ड्यूटी ऐसी है, गार्ड हैं, अब एक ही जगह पे, सर्जन है, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं थोड़ी काफ़ी देर, ऐसी सूरत हाल में गुर्दों का मसला होता है जब पाँव सूजते हैं या कोई और मसला? हम डायबिटिक्स की ज़्यादातर बात कर रहे हैं। इसमें जो आम लोग हैं, आम पॉपुलेशन है, तो उसमें वैसे भी आप ज़्यादा देर के लिए खड़ा रखें तो कुछ लोगों को डिपेंडेंट एडिमा होता है, यानी कि आप खड़े होने की वजह से पानी सारा ड्रेन आउट होके आपके नीचे पाँव पे होता है। कुछ लोग टाइट सॉक्स पहने तो उसके साथ भी लोगों को महसूस होता है कि जैसे एडिमा हो गया है, ठीक है। फिर ये कि जो ड्राइवर्स हजरात वगैरह होते हैं, क्योंकि उनकी ट्रैवलिंग बहुत लंबी होती है तो वो एक ही पोस्चर में रहते हैं, तो पोजीशन चेंज नहीं करते, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब दोबारा से वापस जो है वो फ्लूइड की नहीं होती, पानी वगैरह की नहीं होती। इसमें चलने से कोई फ़र्क पड़ता है? चलने से फ़र्क पड़ता है। बाद लोग पाँव जो है वो कहते हैं ऊपर लटका के रख लेते हैं, उससे भी थोड़ी सी ग्रेविटी की वजह से, इफेक्ट की वजह से आ जाता है। लंबी फ़्लाइट्स में जब इसलिए जो लंबी फ़्लाइट्स होती है ना, उसमें लोग कहते हैं एक ही पोजीशन में ना बैठें, उसकी वजह से और भी पेचीदगी हो सकती है। लेकिन ये कुछ दवाइयाँ भी हैं जो पाँव की सोजिश को बढ़ा देती हैं। जो हम ब्लड प्रेशर की दवाई वगैरह देते हैं बाज़ मरीज़ों के अंदर, हमारे यहाँ बड़ी कॉमन है, नॉर्वेसिक, सॉववेसिक हो गई, ठीक है। ये जो है वो जो है ना स्वेलिंग करती हैं, मतलब पाँव की स्वेलिंग को करती हैं इसके साथ। लेकिन हम क्योंकि प्योरली डायबिटिक्स की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को शुगर है उनमें अगर पाँव सूजेंगे तो सबसे पहले तो दवाइयों के चार्ट को हम रिव्यू करें, फिर उसके पोस्टर को भी देखेंगे कितना है। लेकिन जो आम तौर पे मरीज़ इफेक्ट उस वक्त हमारे पास आता है जब वो स्वेलिंग ठीक ना हो रही हो। मतलब ऐसा होता है कि अगर वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं खड़ा होता हूँ या खड़ी होती हूँ तो मुझे सोजिश हो जाती है, लेकिन मतलब जो है वो फूल जाता है, लेकिन जैसे ही मैं बैठती हूँ तो ठीक हो जाता है, मतलब अपना आम रूटीन में वर्क करती हूँ तो ठीक हो जाता है, ये ठीक हो जो भी कहे। तो उसमें ये होता है कि वो उसमें फिर हम इतना ज़्यादा स्क्रीन नहीं करते। लेकिन क्योंकि शुगर के मरीज़ होते हैं तो इनके में हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। खुदा ना खास्ता अगर आपकी मिस होती है तो गुर्दे आपको पता है कि बड़ा अहम अज़ा हैं और मरीज़ इस चीज़ से बचता है। खुदा ना खास्ता डॉक्टर साहब मुझे शुगर की वजह से डायलिसिस तो नहीं करवाने पड़ेंगे। वेरी राइट, वेरी राइट। डॉक्टर साहब, लोगों को ना कमज़ोरी महसूस होती है, थकन महसूस होती है, काम काज करते हैं थक जाते हैं, जो पहले जब यंग थे तब नहीं महसूस होती थी, औरतों को ज़चकी के बाद या वैसे महसूस होती है। फिर कहते हैं जनाब 50 से ऊपर अगर उम्र हो गई है तब ये विटामिन्स जो हैं ये वाकई कुछ ताकत वाली चीज़ है, मल्टी विटामिन्स?
अच्छा, इसमें काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं, मतलब इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं ये अच्छे भी हैं, ये अच्छे नहीं भी हैं, ये बुरे भी हैं। अब हमारे यहाँ ये होता है कि मरीज़, क्योंकि मरीज़ों की मिल्क इनटेक अच्छी नहीं होती, ठीक है, दूध वगैरह नहीं लेते, तो जब वो लंबे अरसे के लिए बीमार होते हैं तो आपकी बॉडी स्ट्रेस आउट होती है। उसमें वैसे भी हमारे यहाँ विटामिन डी की बहुत ज़्यादा लोगों को कमी है, तो इसलिए अगर वो विटामिन डी वगैरह ले लेते हैं तो उनके लिए हेल्पफुल होंगे। वो बीमारी को ठीक नहीं करेंगे, लेकिन जो उससे अलामात आ रही है, जैसे पट्ठों की कमज़ोरी है, मरीज़ कहता है मुझे हड्डियों में दर्द होती है, डॉक्टर साहब जब मैं बैठती हूँ तो कड़ाके निकलते हैं, आमतौर पर मरीज़ हमारे पास आके कहते हैं। तो ये थोड़े बहुत मल्टी वाइटामिन हेल्पफुल होते हैं। यूरोप के अंदर तो एक ट्रेंड है कि वो जनाब सारों को जो है वो डिफरेंट किस्म के मल्टी वाइटामिन्स देते हैं, ठीक है, देने में हर्ज नहीं है। जैसे विटामिन डी रिप्लेस करना बड़ा हेल्पफुल होता है, उससे बोन्स बेहतर होती हैं और मरीज़ जो है वो बेहतरी फील करता है। लेकिन इससे बीमारी का ओवरऑल हम ये कहें कि वो उसमें कोई बीमारी की जो है वो तब्दीली आ जाए तो ऐसा कभी नहीं होता। डॉक्टर साहब, अगर खाना बंदा कम खा रहा है, डाइटिंग कर रहा है, कुछ इस तरह का मसला चल रहा है, तो उसकी बजाय वाइटामिन्स खा ले? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे नॉर्मली ये है कि आपकी बॉडी की एक नीड्स हैं, अल्लाह ताला ने एक जो है वो सिस्टम बनाया हुआ है। लोग ये कहते हैं कि मल्टीविटामिन ले रहा हूँ तो मतलब मैं कुछ भी ना लूँ तो प्रॉपर है, ठीक है, लेकिन जो नेचुरल फ्लोर है, अब हमें बाद मल्टीविटामिन्स की वो क्रेडिबिलिटी पे भी शक है कि जो लोकल कंपनीज बनाती है पता नहीं अंदर है भी या नहीं है। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने ना मल्टीविटामिन्स लेके डिफरेंट जिना हॉस्पिटल या मुझे भूल गया किसी हॉस्पिटल में उन्होंने मल्टीविटामिन्स का ना एनालिसिस करवाया, तो मेजॉरिटी में ये जो मिल्क पैक नहीं होता आपका सूखा दूध, ये और साथ में कलरिंग एजेंट था। तो ये वे बैक काफ़ी पुरानी बात है, जब मैं मतलब अपनी ट्रेनिंग में था तो उन्होंने मुझे बताया कि मल्टीविटामिन्स ये भी हाँ जो रिकमेंडेड हैं। जैसे अगर किसी को खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो वो आयरन के लिए ले सकता है। जैसे हमारे मरीज़ हैं उनमें विटामिन B12, ठीक है, जो कि नसों के लिए ज़रूरी होता है, वो कम होता है, तो हम रिप्लेस करें तो उससे मरीज़ को फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, ये जो कुछ ऐसी वाइटामिन्स होती हैं जो वाटर सॉल्युबल होती हैं, कुछ जो हैं वो फैट सॉल्युबल होती हैं, कहते हैं जो फैट सॉल्युबल हैं वो हमारे फैट में चली जाती हैं, रहती हैं, और अगर हम बहुत लंबे अरसे तक ज़्यादा लेते रहें तो कोई प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। हाइपर विटामिनोसिस हो सकता है। बाज़ लोग अगर लोग विटामिन डी अगर ओवर रिप्लेस करें, उसमें पेशेंट्स को बोनी एक्स होती हैं, मतलब हड्डियों में दर्दें होती हैं, क्रैम्प्स होते हैं, तो इससे इफ़ेक्ट हो सकते हैं ये भी। और ये जो मिनरल्स हैं ये भी वाइटामिन्स में साथ होते हैं, कोई क्रोमियम, सिलीनियम और मैग्नीशियम और ये सारी चीज़ें। देयर मतलब लिटरेचर में ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर कोई पेशेंट लेता है, वो फील करता है कि मैं इससे बेहतर होता हूँ, तो आइडली तौर पे जो है अगर वो मल्टीविटामिन एक अच्छी कंपनी का है, वो रिकमेंडेड है, FDA अप्रूव्ड है, तो फिर तो आप कर सकते हैं। जैसे हमारा कॉमन है सर्विक्स जी, इट इज़ बीइंग अप्रूव्ड, ठीक है, अगर ये अप्रूव हुआ है। बाद ऐसे हैं जो हमारी लोकल हैं जिनके अंदर ना कैल्शियम का पता है, ना विटामिन डी का पता है, ना जिंक, क्योंकि क्लेम करना आसान है, लेकिन उसके अंदर जो इतनी चीज़ें हैं वो उतनी हों तो मरीज़ को फ़ायदा पड़ता है। क्योंकि जैसे जिंक है वो ओवरऑल हमारी वेलबींग के लिए अच्छा है, हमारी अंथड़ियों के लिए अच्छा है, जिल्द के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, आँखों के लिए अच्छा है। इस तरह हम विटामिन ए अगर लें तो वो आँखों के लिए और जिल्द के लिए बेहतर है। विटामिन ई है, उसका एंटीऑक्सीडेंट रोल है, मतलब उसका ये मतलब है कि जिस्म में जो कीमियाई तब्दीलियाँ आ रही हैं उनको वो रोकता है, और बाज़ लोग ये भी क्लेम करते हैं कि ये कैंसर से भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो हेल्पफुल हैं, लेकिन ये है कि कितने आप हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बीमारी के जो उसको सिनेरियो को नहीं चेंज करते। हम ये कहेंगे कि अगर किसी को डायबिटीज़ है और उसने मल्टीविटामिन ली तो वो डायबिटीज़ उससे ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है उसकी जो जिस्मानी अलामात हैं वो बेहतर हो जाएं, लेकिन उसमें कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, फूड जो है, बैलेंस्ड फूड जो आप लोग रिकमेंड करते हैं, अगर वो हम खाएं तो उससे हमें विटामिन्स, हयातीन मिलती हैं? हाँ, उससे तो बहुत बेहतर है। जो बैलेंस हमारी जो कुदरती सोर्स हैं उससे ज़्यादा तो बेहतर कोई नहीं है। लेकिन ये है कि बाद लोगों को अगर खुदा न खासा शुगर की वजह से डायरिया रहता है तो उनमें हमें रिप्लेस करने पड़ते हैं। बाद लोगों को मैदे के मसाइल होते हैं क्योंकि वो हज़म नहीं हो रहा होता, जिसम में जज़ब नहीं हो रहा, तो फिर आप बाहर से दे सकते हैं। लेकिन जो नेचुरल फूड है, कहते हैं जो कुदरती होता है, उसके जो है वो नेमुल बदल नहीं है पूरी दुनिया में। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया मगर सवालात ख़त्म नहीं हुए। किसी और प्रोग्राम में हम सवाल आपसे पूछेंगे। एक PCOS के मुतालिक सवाल है, उसका आपने जवाब देना है। हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आपने पहले भी जिक्र किया था, और या आपने ये लोगों की जो है ना गलत फहमी या खुश फहमी दूर करनी है कि ज़ियाबीतस ख़त्म हो सकती है या नहीं, रिवर्स हो सकती है या नहीं। ये किसी और प्रोग्राम में आपसे पूछेंगे। आज के प्रोग्राम में आपने बहुत से सवालात के बरजस्ता बेहतरीन जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
ख्वातीन हज़रात, डॉक्टर नवीद शहज़ाद हमारे साथ थे। आपके लिए हर ट्यूसडे को प्रोग्राम लेके आते हैं लाइव। आप सवालात करते रहें, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते रहेंगे। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, 71 जेल रोड, लाहौर, आपकी खिदमत के लिए हाज़िर होते हैं। अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं ज़ियाबीतस की, और कंसल्टेंट हैं और एंड्रोक्रिनोलॉजी में फ़ेलो हैं, फ़ेलोशिप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपसे, डॉक्टर साहब से आप मुलाकात कर सकते हैं। अनटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपका टाइम